जो वेनेजुएला का जो तेल है वो काफ़ी थिक होता है, उसको पेट्रोल डीजल में बदलने के लिए ज़बरदस्त रिफाइनिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। दुनिया में बहुत ही कम कंपनियां हैं जो हैवी क्रूड को रिफाइन कर सकती हैं। हैवी क्रूड को रिफाइन करने में जामनगर रिफाइनरी वर्ल्ड की बेस्ट रिफाइनरीज में से है, जो रिलायंस की है। इसीलिए वेनेजुएला के अंदर तेल निकालने के लिए जामनगर रिफाइनरी की तरफ से यानी रिलायंस की तरफ से ये कहा गया कि आप हमें माल दोगे तो हम रिफाइन करके बेचेंगे। वेनेजुएला को पता है कि उसका जो थिक ऑयल है उसे कोई और ज़्यादा रिफाइन नहीं कर सकता, रिलायंस जैसे कंपनी कर सकती है या और कोई साधारण रिफाइनरी नहीं कर सकती। इसलिए वेनेजुएला हमेशा सस्ते दामों पर $50 प्रति बैरल के ऊपर क्रूड ऑयल भारत को देता रहा है। वेनेजुएला से रिलायंस ही खरीदता रहा है और रिलायंस खरीद करके उस तेल को रिफाइन करके ग्लोबल कीमत पर तेल को बेचता रहा है। तो रिलायंस के लिए वेनेजुएला अपने आप में एक बड़ी लॉटरी रहा है। अब आप पूछेंगे आज की स्थिति क्या है, तो आज स्थिति यह है कि वेनेजुएला से तेल को निकाल पाना अब और ज़्यादा आसान होगा जब अमेरिकी कंपनियां वहां होंगी। अमेरिकी कंपनियां होंगी या फिर वेनेजुएला के ऊपर से ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटेंगे। आज वेनेजुएला अपना माल नहीं बेच पाता, जबकि दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रखता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रखता है। आपको मैं एक आंकड़ा दूं तो 23-24 में इसने मात्र $54 बिलियन का तेल बेचा है। $54 बिलियन का, $54 बिलियन का तेल बेचा है, जबकि सऊदी अरब जो इसका सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व रखता है वो $250 बिलियन का तेल बेचा है। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला से तेल खरीदने वालों पर रोक लगी हुई है। तेल कोई भी निकला हुआ तेल क्रूड के रूप में खरीदना चाहता है। क्रूड को रिफाइन हर देश अपने रिफाइनरीज में करता है। तो अमेरिका जैसे ही वहां से सैंक्शंस हटाएगा, क्योंकि अमेरिका जब उसके ऊपर कब्जा करके बैठेगा तो वो चाहेगा कि क्रूड यहीं से ले जाओ। जैसे आज हम रूस से क्रूड लेते हैं, हम वेनेजुएला से क्रूड लेने लगेंगे। तो ऐसे में रिलायंस के लिए तो ये लॉटरी जैसा है कि चलो अब वेनेजुएला से तेल और आसानी से मिलना शुरू होगा और वेनेजुएला को हमारी ज़रूरत पड़ेगी। वेनेजुएला से तेल हम अपने आराम से क्रूड ऑयल को ले पाएंगे। तो जो आप देख रहे हैं ना, रिलायंस के शेयर में जो बढ़ोतरी हुई, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आपदा में अवसर कैसे है? क्योंकि रिलायंस को ये साफ दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर वेनेजुएला है, इसका तेल अगर बिकना शुरू हुआ तो ऑटोमेटिक हम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अच्छा साहब, हमने सुना था कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल है। तो ऐसी स्थिति में हमने कभी उस तेल के लिए क्या किया? तो भारत ने ना ओएनजीसी नाम की जो अपनी कंपनी है, ओएनजीसी का एक मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो भारत की है, भारत की महारत्न कंपनी है, उसकी एक शाखा है जिसका नाम है ओएनजीसी विदेश। ओएनजीसी विदेश को हमने आईओसी के साथ मिला करके उन सबका एक कंसोर्टियम बनाया और वेनेजुएला में इन्वेस्ट करवाया पैसा कि वेनेजुएला में जाओ और यहाँ के कुएं खोदो और तेल निकालो यहाँ जाके। तो हम लंबे समय से वेनेजुएला में इन्वेस्टर बन के बैठे हैं, लेकिन वेनेजुएला में एक्सट्रीम करप्शन और दुनिया भर का सैंक्शन, तो हम अपना जो पैसा लगाए थे ना वो निकाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तेल तो निकाला लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा। हम ओएनजीसी विदेश को वहां इसलिए भेजे थे क्योंकि जब तेल निकालेंगे तो दुनिया वाले खरीदने आएंगे, लेकिन अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगा दी, कुछ तो पाबंदी और कुछ वेनेजुएला का करप्शन। जो तेल बिक भी रहा था उसमें से हमें कमीशन नहीं मिला, हमें कभी डिविडेंड नहीं मिला। तो भारत की जो ओएनजीसी विदेश है ना, ये खुद भी गला घुटा हुआ बैठा था इसका कि भाई साहब मैं तो अपना तेल ही नहीं बेच पा रहा और पैसा जो लगा दिया वो निकाल नहीं पा रहा। भारत वहां के कुछ तेल के भंडारों में 40% तक का पार्टनर है। एक दो क्रूड ऑयल ऐसी बेल्ट्स हैं जिसमें भारत वहां पर 40% तक का पार्टनर है वेनेजुएला में, लेकिन वो अपने पैसे रिटर्न नहीं निकाल पा रहा है। क्यों नहीं निकाल पा रहा है उसका रीजन मैंने आप लोगों को दे दिया। तो कुल मिलाकर के वेनेजुएला का जो ऑयल सेक्टर है ना, ये भारत के लिए ब्लेसिंग है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल भंडार तो है, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं है। क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि अमेरिका खरीदने नहीं देता। जैसे आज रूस अपना तेल बेचना तो चाहता है, लेकिन भारत को बैन कर रखा है, मना कर रखा है, तुम नहीं खरीदोगे। तो ऐसे में भारत को जैसे मना कर रखा है, ऐसे वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका ने मना कर रखा है। वेनेजुएला के पास गैस है, मिनरल है, कोल है, आयरन ओर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, लेकिन अल्टीमेटली कोई खरीद नहीं सकता। अब बात यह है कि भारत और वेनेजुएला के जो संबंध है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सवाल कहां पर एग्जिस्ट करता है कि भारत कुछ बोला क्यों नहीं और भारत का बाजार प्रभावित क्यों नहीं हुआ, मतलब बाजार गिरा क्यों नहीं। तो गिरा क्यों नहीं उसके पीछे तो कारण बता दिया कि वेनेजुएला में जैसे ही अमेरिकी इंटरफेरेंस बढ़ेगा वो तो हमारे फायदे में जाएगा। फायदे में कैसे जाएगा? हमारी ओएनजीसी विदेश, आईओसीएल और साथ ही साथ रिलायंस जो तेल कंपनियां हैं, इन्हें अब और ज़्यादा लाभ होगा। तो ऐसे में हमारा बाजार ऑल टाइम हाई
निफ्टी ऑल टाइम हाई, IOCL ऑल टाइम हाई, सॉरी रिलायंस ऑल टाइम हाई, ONGC 2% का हाइक वेनेजुएला क्राइसिस से ले गया। क्यों? क्योंकि हमें फायदा दिखाई दिया। बात करते हैं भारत और वेनेजुएला के संबंध कैसे थे, क्योंकि भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर क्या कहेंगे आप? तो देखिए, भारत और इनके बीच में एम्बेसी तो लंबे समय से खुली हुई है। भारत 65th इनके साथ एनिवर्सरी बना रहा था 2024 में। हम लोगों ने इनके साथ 1959 में डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे और 1968 में इंदिरा गांधी जी वेनेजुएला गई थी। और जिनको अभी इन्होंने उपराष्ट्रपति को बनाया है, वो 2023 में भारत भी आई थी, जिनका नाम डेल्सी रॉड्रिगुज है। वो पीयूष गोयल जी के इनविटेशन पर भारत भी आई थी, ये रही। और वो विदेश मंत्री से 2023 में मिली भी थी। पीयूष गोयल जी से इनके जो मंत्री आए थे तेल वाले, वो भी मिले थे। तो भारत और वेनेजुएला के संबंध कोई हाई एंड संबंध नहीं है। इससे अंदाजा ऐसे लगाइए कि भारत 1968 में अपना पीएम भेजा था, तब से लेकर अब तक हमारा कोई भी इनके साथ में व्यवहार नहीं रहा। हाँ, लेकिन जो सेकेंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था, उसके अंदर इनकी तरफ से इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आए थे। भारत के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं, लेकिन दो देशों के बीच में कोई केमिस्ट्री साझा होती नहीं रही है। लेकिन बात की जाए ट्रेड की, तो भारत इनके साथ में 2023 में लगभग $1.25 बिलियन का ट्रेड किया है, जिसमें हमने 999 मिलियन का, यानी कि $1 बिलियन के आसपास का जो सामान है वो इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। इंपोर्ट हम जो करते हैं वो क्रूड ऑयल करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो प्लास्टिक्स, दवाइयाँ, मिनरल्स, ये हम इनके साथ में करते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ ONGC जो विदेश लिमिटेड है, वो इनकी, मैंने जो आपको बताया था ना, 40% स्टेक रखती है। वो असल में इनके साथ में एक सैन क्रिस्टियाबोल करके फील्ड है। उस सैन क्रिस्टियाबोल फील्ड में ONGC, इनकी कंपनी जिसका नाम है PDVSA, जो वेनेजुएला की कंपनी है, ऑयल कंपनी, उसके साथ में 40% स्टेक शेयर करती है। ONGC ने $200 मिलियन का यहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इंडियन, मतलब एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम बना था, जिसमें शामिल थे ONGC विदेश, IOCL, OIC, ये सब मिलकर के, रेप्सोल ऑफ स्पेन, पेट्रोनास ऑफ मलेशिया, ये सब मिलकर के इस पूरे बेल्ट में लगे थे 2008 में। और इन्होंने यहाँ की एक ओरिनाको बेल्ट है, वहाँ से तेल निकालना शुरू किया था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी है PDVSA से। 2024 में अमेरिका से भी लाइसेंस लिया था रिलायंस ने कि साहब आपके संबंध जो भी चलें, मुझे क्रूड ऑयल यहाँ से लेने की परमिशन दें। तो रिलायंस के पास वेनेजुएला के लिए पहले से परमिशन थी और 2008 से ONGC विदेश यहाँ काम कर रहा था। तो कुल मिलाकर के हमारे एक्सपोर्ट्स में तो है ड्रग फॉर्मुलेशन, मशीनरी, सेरेमिक्स, मोटर व्हीकल्स, ये एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट में हम पेट्रोलियम जैसी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली क्या है ना कि वेनेजुएला में हमारी जो तेल कंपनियां हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स जो कि बहुत कम है, इसलिए हमारे बाजार पर कोई असर नहीं दिखा, नकारात्मक असर नहीं दिखा। नकारात्मक मतलब वेनेजुएला में अगर कोई अस्थिरता आती है तो $100 मिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा, तो ऐसे में हमारा कोई बाजार खासा प्रभावित नहीं हुआ। जो इंपोर्ट है $909 मिलियन का, या फिर कहिए $1 बिलियन का, वो अब और बढ़ने लगेगा। उन कंपनियों को और मुनाफा होने लगेगा जो वहां जाके व्यापार कर रही हैं, ONGC कंपनियां या रिलायंस जो 15 साल का लीज लेके बैठी है, वो उसको और फायदा होने लगेगा, तो इनके शेयर बढ़ने लगे। तो एक्सपोर्ट पे हमारे खासा असर नहीं पड़ा, लेकिन इंपोर्ट हमारे बेहतर हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, रिफाइनिंग बढ़ने लगेगी, आमदनी बढ़ने लगेगी, इसलिए उनके स्टॉक्स में वृद्धि होकर आई। ठीक है। इंडिया 2019 तक यहाँ से बढ़िया व्यापार कर रहा था, लेकिन बाद में सैंक्शंस के साथ चीज़ें प्रभावित होने लगी। ठीक है। भारत वेनेजुएला के अंदर जो मैंने आपको जगह बताई, एक का नाम है सैन क्रिस्टोबल और एक का नाम है काराकबोबो। ये दोनों जगह पर हमारी ONGC जॉइंट वेंचर करके बैठी हुई है। यहाँ की कंपनी PDVSA के साथ में जाकर 40% स्टेक हमने लगा रखा है। ठीक है साहब। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ONGC के बारे में डिटेल बताता हूँ। हमारी ONGC है ना, 2026 में चीज़ निकल कर आती है कि अगर अमेरिका पूरी तरह से वेनेजुएला को चलाने लगता है तो ONGC को $500 मिलियन का डिविडेंड मिलेगा। अभी लोगों ने कहा कि ये क्या कहानी है। कहानी क्या है कि वेनेजुएला की जो सरकारी कंपनी है PDVSA, असल मायने में उसने अपने डिविडेंड्स बचा लिए। मतलब भाई, जब 40% का पार्टनर बना के चल रहे हो ONGC विदेश को, तो उसको लाभ कमाओगे तो लाभ में से हिस्सा दोगे। इन्होंने हमें नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमें यही कहा कि हम तो तेल बेचते हैं, लेकिन अमेरिका बेचने नहीं देता। जबकि तेल बेच रहा था PDVSA,
लेकिन ओएनजीसी को लाभ नहीं मिला क्योंकि फेयर नोट पर काम नहीं हो रहा था। 2008 में ओएनजीसी $200 मिलियन लगा के बैठी है कि हमें एक दिन पैसा मिलेगा। लेकिन अब जब अमेरिका यहाँ से सारी चीज़ें लिफ्ट करता है तो हमारा जो ओरेनाको बेल्ट में निवेश है ओएनजीसी का, सैन क्रिस्टोबल ऑयल प्रोजेक्ट है जिसमें ओएनजीसी का 40% स्टेक है पीडीवीएसए के साथ में, हमें अब वहाँ से पैसा मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑयल प्रोड्यूस होगा और ग्लोबल बाजार में बिकेगा। जब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। 40% जो स्टेक है उसकी वजह से हम 40% मुनाफे के भागीदार होंगे। सवाल बनती है कि साहब इतने दिन से दिक्कत कहाँ फंसी पड़ी थी? फंसी पड़ी थी कि साहब ये पेपर के मामले में बहुत कमज़ोर थे वेनेजुएला वाले, तो ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ। इकोनॉमी में भारत ने इनके कंट्रीब्यूट किया ऑयल प्राइसेस के अंदर, ये हमारे लिए एक अलग चीज़ है। चलिए दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो हमारी ये जो रिलायंस है इसको क्या फ़ायदा हुआ। तो देखिए जीटीआरआई ने तो ये कहा ही था कि इससे भारत का ट्रेड प्रभावित नहीं होगा, किसी भी प्रकार से भारत को इसकी वजह से नुकसान नहीं होगा। अब सवाल है कि वेनेजुएला से रिलायंस को इतना फ़ायदा क्यों हुआ। जैसा मैंने आपको बताया रिकॉर्ड हाई रिलायंस ने क्यों टच किया, 1.78% की वृद्धि क्यों दिखाई दी, ओएनजीसी के शेयर्स में क्यों वृद्धि हुई, ये सब बातें जो मैंने आपसे की इसके पीछे का बात मैंने बताया कि रिलायंस यहाँ से तेल नहीं प्रोड्यूस करता है, ये यहाँ से तेल कमाता है। कैसे कमाता है? मंगाता है असल में। वेरी हैवी और हैवी जो क्रूड ऑयल है वो मंगाते हैं, हम उसको रिफाइन करते हैं और जो मोस्ट रिफाइनरीज हैं वो ये सारा काम कर नहीं पाती हैं। तो ऐसे में जब रिलायंस ये काम कर पाती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, तो उसे आने वाले समय में वेनेजुएला से और फ़ायदा होगा। तो ऐसे में ये भारत में रिलायंस के लिए बहुत फ़ायदे का गेम बन जाएगा क्योंकि वो हैवी ऑयल को मिला करके यहाँ से कर पाएगी। ठीक है, ऐसे में जब भारत के ऊपर लगातार टैरिफ का प्रेशर बन रहा हो कि अब रशिया से तेल खरीदेंगे तो टैरिफ भुगतना पड़ेगा, अब वेनेजुएला जब ऑप्शन ओपन होकर आएगा तो भारत हो सकता है वेनेजुएला से तेल परचेज करने लगे। तो कुल मिलाकर वेनेजुएला का जो क्राइसिस है ना वो भारत के लिए एक स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर बनकर आ रहा है। पूछिए कैसे? क्योंकि रिलायंस क्योंकि रशिया से तेल खरीदने के बाद अगर बंद किया जाता है रशिया से तेल खरीदना तो कहीं से तो हमें तेल खरीदना होगा और जो कहीं से खरीदना होगा उसमें कोई ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए था। तो वेनेजुएला उसमें हमारे लिए एक ऑप्शन बनकर आ रहा है, इसलिए हमारा बाजार प्रभावित नहीं हुआ। भारत इस बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमारे हित ज़्यादा थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत चुप क्यों रहा? तो क्योंकि हमारे इनके बीच कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऐसे नहीं थे कि हमारे बीच में किसी प्रकार की संधि हो रखी हो। तो एक प्रकार से हमने इसे दुनिया का एक देश मान लिया कि मान लीजिए कल को नाइजीरिया में कुछ होता है या फिर कहीं चाड में कुछ होता है तो हमारी प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है कि हम दें। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रतिक्रियाओं में हम शांति रखते हैं कि ठीक है यार क्या ही बोलना टाइप से, तो वो वाली स्थिति है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को जानकारी में प्राप्त कर गए हों। भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, भारत के लिए नुकसान ये कम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसे अवॉइड करके ही चलना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्रिप्टो की जो मैंने सीरीज जारी की है वो देखिए। और मैंने एक आईपीओ की सीरीज शुरू करी है, उस पर भी आप एक बार अपनी नज़र डालिएगा। आईपीओ क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से आईपीओज लेने होते हैं, जीएमपी क्या होता है, सारी टर्मिनोलॉजी मैंने वहाँ सिखाई है। उसका वीडियो भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध है, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।